मैच आज नहीं लगा नहीं होली के लिए गया हूँ शायद और छुट्टी लंबा वीकेंड तो लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे सेक्शन 30 ट्रांसफर ऑफ द इवेंट ऑफ डेथ वही है ना 30 तो लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था 30 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर तो उसमें क्या हमने पढ़ा सेक्शन 30 ऑफ MCS एक्ट corresponds to another section और हाउसिंग सोसाइटी ऑल्सो जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो कौन सा सेक्शन है 154B में एक सेक्शन याद है 154B है क्या अभी जो अभी डाला उसमें 154B है उसमें आप फटाफट से चेक करो एक आधा मिनट में सिमिलर सेक्शन एक है जैसा सेक्शन 30 है which is applicable for all cooperative societies specifically for housing societies आप 154B में जाइए अभी 154B में जैसा लास्ट टाइम हर समय मैं बताता हूँ हमको पहला क्या करना चाहिए 154B का सबसे पहला सेक्शन पहला देखना चाहिए सबसे ऊपर वाला सेक्शन 154B का फर्स्ट क्या है सेक्शंस which are applicable and sections which are deleted बराबर दिख रहा है सबको उसमें नहीं रहेगा मैडम उसमें नहीं होगा वो ग्रुप में डाला था ना उसमें होगा आपके पास नहीं है ग्रुप में आप ग्रुप में नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको ऐड होना चाहिए सर इनका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दीजिए ना ताकि उनको मैसेजेस थोड़ा सा वो मैडम का हाँ आज फर्स्ट डे डाल दीजिए शुरुआत अच्छी शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या है 154B में बाकी लोग को मिला क्या नहीं मिला बी में उसमें सबसे फर्स्ट क्या लिखा है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है ऊपर चैप्टर 13B लिखा है उसके नीचे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा है उसके नीचे प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटीज एप्लीकेबिलिटी लिखा है एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन लिखा है ना उसमें कौन सा हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल है और कौन सा नॉन एप्लीकेबल है तो फर्स्ट वाला आप देखिए मुटाडिस मुटंडिस ऐसा एक वर्ड लिखा है दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है क्या हो गया सब एकदम गर्मी की वजह से सब ये स्लो हो गया 154B का सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है उसमें लिखा है the provisions of the act shall apply mutadis mutandis to housing societies mutadis का मतलब क्या है mutadis मतलब as and when as it is जैसा एक्ट में है वैसा हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सेक्शन अप्लाई होगा ये सेक्शन कभी भी आप mutadis जब भी एक्ट का कुछ बदलाव आता है अमेंडमेंट्स आता है तो ये वर्ड आपको हर समय दिखेगा mutadis जैसा था वैसा है उसका मतलब मुटाडिस जैसा था मुटंडिस वैसा है नहीं मिला अभी तक सर आज आपको उसमें एक्ट में देखना है हाँ पीडीएफ में आप 150 151 152 153 ऐसा आगे जाइए 154 तक जाइए 154 ये मिलेगा उसके बाद 154 भी मिलेगा 1 2 3 मत जाइए खाली 154 बी में देखिए ऊपर मुटंडिस दिखाई दिया तो उसमें जो सेक्शंस हमारे हाउसिंग के लिए है उसमें अगर आप देखोगे मुटंडिस में 30 नहीं है देखो 28 29 ए 30 है या 30 नहीं है नहीं है 25 ए 31 25 ए की बात वो का पेज आप सेक्शन देखो ना सीधा 154 सीरियल वैसी है अमेंडमेंट में रहेगा उसमें वो नया बुक ही होगा उतना और जाना पड़ेगा सर आगे आप और आगे जाइए क्योंकि देखिए इतना मेरा कवर हो गया आपका भी ऑलमोस्ट उतना ही कवर होना चाहिए एक्ट है ना इसे एक्ट है पेज नंबर 488 है इसमें उसमें भी
भी है क्या सेम 482 इसके लिए क्या होगा मैच नहीं होगा हाँ अगर अलग है पेजेस अलग है कोई कम है कोई लोग केस लॉ कम लिखता है कोई ज़्यादा केस लॉ डालता है तो इसकी वजह से टैली नहीं होता सेम अगर सेम कंपनी का होगा तो शायद हो सकता है उसमें भी कभी वो अपग्रेड करता है नेक्स्ट एडिशन तो उसमें 30 नहीं है तो हाउसिंग सोसाइटी में 30 एप्लीकेबल नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में क्या एप्लीकेबल है 154 में पीछे जाइए और अभी 154 में पीछे जाने के बाद 154 B 13 देखिए 13 मिला 154 B 13 क्या बोलता है ट्रांसफर ऑफ डेथ ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ मेंबर और 30 क्या बोलता है 30 सेक्शन भी वही बोलता है ना सेम एकदम सिमिलर है वर्डिंग सेम डिफरेंट नहीं है एक ही एक्ट में दो सेक्शंस है एक ही एक्ट के अंदर दो सेक्शन सेम प्रोविजन होता है इसके वजह से हाउसिंग चैप्टर जो लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउसिंग चैप्टर अलग से जो बनाया गया हाउसिंग सोसाइटीज के लिए उन लोगों के लिए 30 एप्लीकेबल नहीं है हमको 154 भी देखना उसका प्रोविजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा तो इसमें क्या बोलता है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन 30 सेक्शन या 154 B 13 क्या बोलता है मेंबर के डेथ होने के बाद में देयर कैन बी टू सिचुएशंस वन सिचुएशन इज इफ देयर इज अ नॉमिनेशन द सेकंड सिचुएशन इज इफ देयर इज नो नॉमिनेशन so if there is a nomination then 30 says nominee should be made the member on application बराबर है मुझे लगता है आज आप लोगों को थोड़ा पारदर्शी के लिए लगाना पड़ेगा मैं कम बात या तो अभी सुनाई नहीं दे रहा रेस्पॉन्ड नहीं करो फिर ही समझेगा ना यू आर लिसनिंग टू मी तो सेक्शन 30 अगर दिया है तो यहाँ पे आइडिया वही है ना देखिए सेक्शन बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे डिलीट किए हैं अगर आप सेक्शन 30 देखोगे तो सेक्शन 30 में आगे बढ़ते बढ़ते आपको दिखेगा notwithstanding anything contained in subsection 1 any nominee here as the case may be may require the society to pay in the value of the shares interest of the deceased member ascertained in accordance with rules the society may pay all the amount due to the deceased member from the society as to such nominee all transfers and payment duly made to the society in accordance with the provisions shall be valid and effective against any demand made upon the society by any person ये 30 का प्रोविजन है अगर 154 B 13 में आई 154 B 13 में ये प्रोविजन नहीं है देखिए थोड़ा सा इसमें बहुत सारा निकाल दिया हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है जो हाउसिंग सोसाइटीज के तो इसमें सिर्फ सिंपल सा बोला है कि अगर डेथ होता है किसी का तो सोसाइटी में कैसा मेंबर बनाते हैं इसमें शेयर मनी सरेंडर करना पैसा लेना डिमांड करना वो सब हाउसिंग सोसाइटी में नहीं है बट सेम चीज अगर आप दूसरे बैंक में या अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हो वहाँ पे नॉमिनी को मेंबर बनाना है दैट इज अ सेपरेट थिंग बट मैंने आपको बताया वहाँ पे शेयर मनी शेयर होल्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स शेयर मार्केट से ओरिएंटेड चीजें बहुत सारे चीज उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें आदमी ये भी बोल सकता है डिसीज होने के बाद में कि द नॉमिनी कैन कम एंड क्लेम दैट अमाउंट कि मेरा आज का दिन शेयर मार्केट का प्राइस 100 रुपया है मैंने 50 रुपये में खरीदा था आज 100 रुपया तो मुझे मेंबर करके आज ये आपके कंपनी में कंटिन्यू नहीं करना है नॉमिनी हैज द राइट टू क्लेम द शेयर्स so he will apply for closing that membership or resigning that membership and claiming the share value which is applicable in other societies but इसमें जो है हाउसिंग सोसाइटी में जो है ये प्रोविजन नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में either you become a member or don't become a member do not become a member दो ही ऑप्शन है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोविजन चेंज होने की वजह से 30 और 154 B 13 में थोड़ा फर्क है बट मैटर इतना ही है आपको इतना समझना है कि डेथ के बाद nominee will become the member if nomination is there if there is no nomination you have to identify the nominee so 154 B 13 तो अगर आपको एग्जाम में कुछ एडिशनल एक इंफॉर्मेशन देने के हिसाब से लाइन लिखना है 2-3 तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में 30 के हिसाब से for other societies section 30 is applicable for cooperative housing society 13 is applicable और 54 B 13 is applicable ऐसा एक आप डाल सकते दूसरा cooperative
नॉमिनी आप कितना भी कर सकते हो, बट फर्स्ट नॉमिनी को ही मेंबर बना, दूसरे से सर्टिफिकेट इसमें भी कोई भी आप कितना भी नॉमिनी डाल सकते हो, बट आपको नॉमिनी का मेंबरशिप फर्स्ट वाले को ही मिलेगा। आप 1 2 3 4 डालो, कितना भी नॉमिनी चलेगा, बट जो फर्स्ट नेम्ड है पर्सन उसी को मेंबरशिप मिलेगा सब जगह। नॉमिनी में अगर 50-50% डिसाइड किया होगा हाउसिंग में, तो दोनों को मेंबरशिप मिल जाएगी। देखिए मेंबरशिप कभी भी आप समझिए कि एट एनी पॉइंट इन टाइम एक ही पर्सन मेंबर करके ऑपरेट करेगा, मेंबर करके एक से ज्यादा लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। बट अगर आप पूछना चाहते हो कि शेयर सर्टिफिकेट में कितने लोगों का नाम आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। शेयर सर्टिफिकेट में नाम आना और मेंबरशिप राइट्स एक्सरसाइज करना, दिस टू आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम लोग क्या लगता है शेयर सर्टिफिकेट में नाम आ गया मतलब वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन गया। लास्ट टाइम हमने क्या समझा कि अनलेस एंड अंटिल यू डोंट अप्लाई यू आर नॉट अ मेंबर। शेयर सर्टिफिकेट में 3 नॉमिनी है तो तीनों नॉमिनी का नाम आएगा, राइट टू अंडरस्टैंड। वंस देयर आर मोर देन 1 नॉमिनीज, नॉमिनी का नाम आएगा शेयर सर्टिफिकेट इन द सेम सीक्वेंस जो नॉमिनेशन में मेंशन है। परसेंटेज छोड़ दीजिए, आप बोलोगे कि फर्स्ट वाले का 20 है बट सेकंड वाले का 30 है तो मैं सेकंड वाले को ऊपर डालूं क्या? वैसा नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड है irrespective of percentage, it has to be first second third. First one will be the member, second and third again will have the right to become joint member. अगर ये ने बनाया तो joint member बन सकता है, क्योंकि joint membership का definition क्या बोलता है? The name of the person which is not standing first can apply. ऐसा तो नहीं बोला है कि नॉट ओरिजिनल मेंबर ही बन सकता है ज्वाइंट मेंबर, ऐसा तो नहीं लिखा है किधर भी। तो नॉमिनी भी ज्वाइंट मेंबर बन सकता है प्रोवाइडेड द फर्स्ट मेंबर गिव्स एन एनओसी फॉर्म नंबर 5 जो उसमें इतना ही लिखा है ना, द नेम ऑफ द पर्सन व्हिच इज नॉट स्टैंडिंग फर्स्ट इन द सर्टिफिकेट। ये भी ऐसी है, 3 नॉमिनी है, तीनों नॉमिनी का नाम लिख दिया, फर्स्ट पर्सन इज द मेंबर, द फर्स्ट पर्सन कैन गिव एन एनओसी एंड सेकंड एंड थर्ड और सेकंड और थर्ड एज द केस में भी, जिसको भी आप क्या बना सकते हो? ज्वाइंट मेंबर बना सकते हो, मेंबर नहीं ज्वाइंट मेंबर बना सकते हो। प्रोविजनल ही देना, इधर प्रोविजनल। देखिए ये आपको जनरल मेंबर, अभी आप आपका आंसर अगर मेरे को देना है तो आप 154B1 सबसेक्शन 19 में जाइए, B1 सबसेक्शन 18 सर मिला 154B1 सब क्लॉज 18। हाँ 18 क्या बोलता है? मेंबर मींस, बराबर, मेंबर मींस अ पर्सन जॉइनिंग इन एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप डायरेक्टली जब एप्लीकेशन करते हो तो आप मेंबर डायरेक्टली मेंबर बन जाते हो, उसके लिए कोई अलग एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। उसके टाइम पे उसको प्रोमोटर मेंबर बोलते हैं फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करते समय। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड और अ पर्सन एडमिटेड टू मेंबरशिप। एडमिटेड मतलब अप्लाई करेगा तो ही एडमिशन, हर समय याद रखना, देयर इज नो एडमिशन विदाउट एप्लीकेशन। एडमिटेड मतलब एप्लीकेशन, थ्रू एप्लीकेशन, नॉट विदाउट एप्लीकेशन। एडमिटेड एज मेंबर ऑफ अ सोसाइटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन, लास्ट वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एंड इंक्लूड्स एसोसिएट और जॉइंट और प्रोविजनल। बराबर, मेंबर का डेफिनेशन में तीनों आ गया, बाकी 3 मेंबर, जॉइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर। तो मेंबर के लिए जो रूल एप्लीकेबल है वो बाकी सब के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने जो एक हाई कोर्ट का बोला था, मैंने ये यही पॉइंट पे आके प्रॉब्लम हुआ था, एक पॉइंट का ही डिसीजन था। मैं बोला था ना बीच में मेरा एक हाई कोर्ट का केस था बोल के, जिसमें मेंबरशिप डिसाइड करना था, यही था, यही पॉइंट के ऊपर था कि मेंबर ही जॉइंट मेंबर बना सकता है कि प्रोविजनल मेंबर भी नॉमिनी कर सकता है। यही था, तो इधर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ मेंबर ही नॉमिनेशन कर सकता है, प्रोविजनल मेंबर भी नॉमिनेशन कर सकता है, कहीं पर भी नहीं लिखा है वो नहीं कर सकता है। तो ये कोर्ट ने बोला कर सकता है, हाई कोर्ट ने बोला कर सकता है, जॉइंट रजिस्ट्रार ने बोला था कर सकता है, हाई कोर्ट ने बोला जो जॉइंट रजिस्ट्रार ने बताया वो सही है, कर सकता है। तो इट इज नॉट दैट ओनली मेंबर को जो राइट्स है सब सेम राइट्स बाकी तीनों पर, तीनों मेंबर्स को। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
वो काम का नहीं है। हाँ, वो वैसे भी काम का नहीं। आप उससे कंफ्यूजन और बढ़ता है। कंफ्यूजन इसके लिए बढ़ता है कि लोगों को, अभी मैडम ने जैसा पूछा कि नाम आ गया शेयर सर्टिफिकेट में, मतलब परसेंटेज शेयर भी आ गया, घर का ओनरशिप भी आ गया, ऐसा है कि ऐसे ही लगता है ना उसमें। आप परसेंटेज डालते हो तो लगता है कि 20% इसका, 30% इसका, ऐसा नहीं है। उसका कुछ भी जीरो मतलब है उसका। ऐसा इसके लिए है, देखिए हम लोग तो छोटा एक घर, एक लिमिटेड स्कोप में हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि मेंबर्स के पास में बहुत सारा जायदाद होता है, बहुत सारा एसेट्स होता है, उसके पास मतलब एक पोर्शन संभालने के लिए तुम 20% पोर्शन संभालो, ऐसे कहते हैं तुम 30% मेरा शेयर संभालो, तुम 50% संभालो। हो सकता है ना कि सब चीज एक आदमी को नहीं देना है, ऐसे केयर टेकर भी, ओनर छोड़ दो, ट्रस्टी भी, मेरे को सबको एक ही आदमी को पूरा ट्रस्ट नहीं देना, ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं डालना, मेरे को पार्शियली डालना, इसके वजह से वो दिया गया। बट दैट मे नॉट बी हेल्पफुल इन केस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। गॉट द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर्स 31। मैडम आपका नंबर दे दो उनको, आप अपना उनको व्हाट्सएप मिल गया। और किसी के पास नहीं है, एक्ट नहीं है किसी के पास मोबाइल में, व्हाट्सएप में? एमसीएस एक्ट है सबके पास? आपको वो टैली हो रहा है प्लीज? शेयर 31, सेक्शन 31, शेयर और इंटरेस्ट नॉट लायबल टू बी अटैच्ड। The share or interest of a member in the capital of security on the loan issued by a housing society, loan issued by housing society लिखा है जब, not normal, or in the funds raised by a society from its member by way of savings deposits shall not be liable for attachment or sale under any decree or order of a court for or in any respect of any debt or liability incurred by the member, and accordingly neither the official assignee under the presidency insolvency nor the receiver of Provincial Insolvency Act or any other person or authority for the time shall be entitled to have the claim on such share or interest। इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of this? इसमें जो भी अगर आपका एसेट के हिसाब से कुछ अटैचमेंट होता है, फ्लैट के हिसाब से कुछ अटैचमेंट होता है, इंसॉल्वेंसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, या कभी बैंक कोई किसी ने आपको इंसॉल्वेंट करके डिक्लेयर कर दिया, बैंकरप्ट करके डिक्लेयर कर दिया, बट फिर भी आपका जो मेंबरशिप राइट्स है, शेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो नहीं होता है कभी ट्रांसफर। दैट कैन नॉट बी अटैच्ड। योर एसेट्स, अदर थिंग्स कैन बी अटैच्ड, बट योर मेंबरशिप शेयर कैन नॉट बी अटैच्ड। इट इज आउट ऑफ दैट बॉक्स, उसके अंदर नहीं आएगा। यू विल रिमेन ए मेंबर। ऐसा नहीं है कि आपका एसेट्स वगैरह उससे अटैच हुआ है तो आप मेंबरशिप आपका चला जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला है? लोन इश्यूड इन हाउसिंग सोसाइटी। अगर आप लोन नहीं भर पाते हो, अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी में लोन लिया और रिपे नहीं कर पाते हो, उसके वजह से कुछ आपका अटैचमेंट हो रहा है मोबाइल प्रॉपर्टी, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू लूज योर मेंबरशिप, यू विल रिमेन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उसको इसका संबंध नहीं, ऐसा करके बोला है। तो 31 इज लिमिटेड स्कोप। सोल्ड करके नहीं बोला, इसमें सोल्ड करके आया है क्या? नेक्स्ट स्टेज में नहीं गया, इसमें सिर्फ अटैचमेंट नहीं बोला है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट अगर पूरा ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा वो नहीं लिखा है। बोला है कि इवन इफ योर प्रॉपर्टी इज अटैच्ड द शेयर कैन नॉट बी अटैच्ड। शेयर मतलब आपका जो शेयर सर्टिफिकेट में जितना शेयर है, शेयर वैल्यू जो है, दैट विल नॉट बी अटैच्ड, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी। दिस इज आल्सो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ओनरशिप एंड मेंबरशिप। ओनरशिप के राइट्स आपके जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में है वो भले आपका अटैच हुआ है, बट आपका मेंबरशिप अटैच नहीं हुआ है, यू कंटिन्यू टू रिमेन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अटैचमेंट का बात का नहीं बोला है, ओनली लिमिटेड टू अटैचमेंट, नॉट कब्जा लेने का, पब्लिक करने का, ऑप्शन सेल करने का, रिकवर करने का, वो सब नहीं है, लिमिटेड स्कोप है। 32 राइट्स ऑफ मेंबर्स टू सी बुक्स। अभी ये वापस 154B थोड़ा सा आप साथ में वो ऑल डिलीट में रखिए, क्या बोलते हैं उसको, ऑल टैब में आप रखेंगे। उसमें आप देखिए वापस 154B में जो सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल है उसमें 32 है क्या? 32 नहीं है। मोटा डिस्क में 32 है क्या? नहीं है। 31 के बाद 33 है।
बराबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 31 के बाद 33, मतलब 32 जो है वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए अगेन नॉट एप्लीकेबल। 32 इज डिलीटेड। 32 डिलीटेड कैसा समझेगा? 154B का सबसेक्शन 2 देखिए नीचे, 154B का सबसेक्शन 1 मोटरडिस है, 154B सबसेक्शन सब क्लॉज 2 में फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई फॉर हाउसिंग सोसाइटी। मिला? एक कोई मिला? 154B सब क्लॉज 2 बोलता है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल में 32 है, 32 इज डिलीटेड। 32 है ना नीचे, 32 है, 39, 44 सब है, these are all deleted। तो ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या एप्लीकेबल है? 154B 8 पढ़ो, 8 154B 8। तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है, तो ये सेक्शन हाउसिंग सोसाइटी के लिए है। वहाँ पे 32 है, यहाँ पे टू सी बुक्स लिखा है, यहाँ पे टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है, बराबर है ना? वो बहुत पुराना है ना, 1960, तो जब उन लोग इंस्पेक्ट वगैरह वर्ड यूज नहीं किया, सी करके यूज, टू सी बुक्स। बट अभी थोड़ा सा इंग्लिश रिफाइन किया उन्होंने, पॉलिश करके उन्होंने अभी बोलता है टू इंस्पेक्ट, क्या करने का? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन। तो 32 क्या बोलता है? एवरी मेंबर हैज द एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एट अ टाइम फिक्स्ड। कभी भी आप टाइम फिक्स करके सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको बोल के आप कोई भी बुक देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको बुक का कोई कॉपीज चाहिए तो आप जितना रेलेवेंट चार्जेस है वो रेलेवेंट चार्जेस भर के आप उसका कॉपीज भी ले सकते हो। इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर नॉर्मल सोसाइटीज एज वेल एज हाउसिंग सोसाइटीज। डिफरेंट सेक्शंस है उतना, ये 32 और 154B। Every document, whichever documents are pertaining to the society, all the documents you can demand. Why should you pass such a resolution? हमारा घर का पेपर है क्या? फिर सोसाइटी का पेपर तुम कैसा होल्ड कर सकते हो? आज तुम सेक्रेटरी हो, tomorrow you will be thrown out, somebody else will come. कोई कॉन्फिडेंस आपको छोड़ के उसके पास क्या कॉन्फिडेंस है? घर का नहीं है ना उसका, नहीं देना तो रजिस्टर के पास जाओ, मीटिंग करके लोग बोल रहे ना तो करो मीटिंग, वहाँ पर जाओ। आपने बोला सुन नहीं रहा, मेरा भी नहीं सुन रहा, आपका भी नहीं सुन रहा, चीजें आए ना, तो फिर अगला स्टेज और क्या है, अगला टाइम बोलता हूँ वो स्टेज क्रॉस होने दो, फिर अगला क्या करने का, नेक्स्ट टाइम बात करें। देखिए अभी ऐसा स्पेसिफिकली वाउचर करके दिया नहीं है, बट अगर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते समय कुछ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कुछ देखना पड़ा तो आप देख सकते हैं, मांग सकते। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट जो सोसाइटी के अंदर है वो किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हाउसिंग सोसाइटी हो कोई भी सोसाइटी, तो उसका जो इंस्पेक्शन ये दिया ही क्यों है? ये सेक्शन देने का मतलब ही वही है कि कभी भी कोई भी जाके कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है। तो देना नहीं देना, मनमानी करना वो सेपरेट इशू है। कॉपी भी अगर चाहिए तो पैसा देके कॉपी भी ले सकते। जनरल सोसाइटीज में देखिए सोसाइटी शैल फर्निश टू एवरीवन रिक्वेस्ट इन राइटिंग एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। तो हर एक सोसाइटी का अपना अपना बायलॉज रहेगा। जैसा हाउसिंग सोसाइटी का मॉडल बायलॉज है जिसमें बायलॉ नंबर 95 होता है, 95 171 बायलॉ होता है क्या क्या कॉस्ट लेके आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। सिमिलरली हर सोसाइटी का बायलॉ रहेगा, उस बायलॉ के अंदर लिखा होगा कौन सा डॉक्यूमेंट के लिए क्या। अगर आपको मतलब एनुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग का चाहिए बैंक का डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट उसका वो बैंक का बायलॉज में लिखा होगा कि आपको 200 रुपीज भरना है फॉर एग्जाम्पल पर पेज का, तो 200 रुपीज भर के आपको लेना पड़ेगा। हाउसिंग सोसाइटीज में 2 रुपया 5 रुपया जेरॉक्स को कॉपी लिखा है 171, उसमें अलग लिखा, तो बायलॉज विल चेंज, बट मुद्दा क्या है इंस्पेक्ट फ्री में कर सकता है और कॉपी चाहिए तो पैसा लेके कॉपी ले सकता है। दिस इज व्हाट इज अबाउट 32। So you can specify for what period he has to, you know, watch the book or he can watch for any period.
देखिए अभी इवन इन केस ऑफ इनकम टैक्स, किसी इनकम टैक्स का जो कितना पीछे तक आप जा सकते हो, पहला 10 था अभी उसको 7 या 8 किया, 8 किया, पहले 10 था अभी उसको 8 किया, तो यू कैन गो बाय यू कैन गो दैट एज अ रेफरेंस। 8 साल तक का आप मांग सकते हो, क्योंकि उतना तक तो उनको भी रखना ही है कोई भी डॉक्यूमेंट, ताकि कभी भी कोई भी वजह से भी इंक्वायरी रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो 8 इयर्स तक हम मांग सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम बोल दीजिए। of your member his details करके लिखा है, not the other person's details. That belongs to the society, but it is an individual information, so you cannot see. अगर जनरल बॉडी में अगर ऐसा डिस्कशन होता है और बाद में उधर बोला जाता है कि हर मेंबर का हर डिटेल जनरल बॉडी को बताओ, ऐसा करके एक रेजोल्यूशन पास होता है, तो फिर सब मेंबर का टिका सकते हैं। बट जनरल बॉडी में ये भी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि हमारे सोसाइटी में 20 मेंबर है बट आपको सिर्फ सेलेक्टिवली 5 लोग का ही देखना है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी काइंड ऑफ सोसाइटी, एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, वो टैक्स ऑडिट वाला इसमें होगा, इसमें जहाँ पे टर्नओवर आपका कोई ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, आपका जो टर्नओवर के हिसाब से, टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से हो सकता है। ऑपरेटिव में 10 इयर्स था, अभी 8 इयर्स तो इनकम टैक्स में भी अभी हुआ 1 साल पहले से 8 महीना 1 साल पहले हुआ, तो ऑटोमेटिकली अभी बायलॉस आया नहीं है, पुराना आएगा, रूल्स बनेगा, शायद वो 8 कर सकता है, बट अभी के लिए 10 है, अभी के लिए 10 है। वो आजकल स्कैन वैन करके क्लाउड वर्ड में स्टोर करता है, वो बड़ा सोसाइटीज करके रखता है। 32A, certain societies to give passbook to members and entries in such book evidence of amount due। ये कुछ नहीं है, ये खाली एक नॉर्मल बैंकिंग में आपका कैसा पासबुक इशू किया जाता है और पैसा का लेन देन का क्रेडिट डेबिट एंट्रीज होता है, उसके बारे में बताया। कुछ ऐसा नथिंग मच गो इनटू। लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर एंड एस्टेट ऑफ डिसीज्ड मेंबर subject to the provision of subsection 2, the liability of past and deceased member of society and their society as they stood in the case of past member on the date of which he ceased to be member, and in the case of deceased member on the date of death shall continue for a period of 2 years. What does this mean? 33 important है, 33 important इसके लिए है क्योंकि ये जो liabilities होता है, liabilities क्या क्या हो सकता है member का? member का liability क्या क्या है? Payment of maintenance, payment of other funds, payment of any charges, payment of property tax, क्या भी नहीं। टोटल आपका जो बिल के अंदर का जो या पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया होगा, लोन का रीपेमेंट, या फिर कुछ और आपने सोसाइटी से डीलिंग किया होगा, कुछ आपके पेंडिंग आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ऑल दोस थिंग्स आर ऑल दीस आर दी लायबिलिटीज ऑफ द पास्ट मेंबर। पास्ट मेंबर मतलब दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, अ मेंबर हु हैज डाइड। तो अगर वो मर जाता है वो आदमी, वो मरने के बाद में कितने साल तक उसका क्लेम आप कर सकते हो, इसका मतलब क्या? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? सोसाइटी हैज टू रिकवर इट इन 2 इयर्स नहीं लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है? आप पढ़ो, वापस सोचिए। Subject to the provisions of 2, the liability of the past member estate deceased of society debts of society as they stood in the case of past member on the death, in the case of deceased member on the death, shall continue for a period of 2 years. Shall continue, continue word important है, और shall continue for a period of 2 years। उसका मतलब क्या है? आपको 2 साल के अंदर क्लेम करना है, 2 साल के अंदर क्लेम करना है। It does not mean that 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा। will continue, that claim will continue for 2 years, मतलब आपको टाइम दिया है 2 साल का, 2 साल के अंदर आप एटलीस्ट एक क्लेम का एक जो भी कागज डाल दो कि हमारा सोसाइटी का क्लेम आपके ऊपर है। अगर आप 2 साल के अंदर नहीं डालते हो कोई क्लेम, देन वो 2 साल के बाद आप रिकवर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आपने लिमिटेशन एक्ट सुना होगा, लिमिटेशन एक्ट एक होता है, उस लिमिटेशन एक्ट के अंदर हर चीज का कोई भी क्लेम, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको करना है, तो इसका टाइम बाउंड लिमिट है 2 साल। तो कॉज ऑफ एक्शन 2 साल के अंदर। कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन हियर? डेथ। डेथ इज द कॉज ऑफ एक्शन।
डेथ ऑफ द मेंबर इज द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन? हाँ, when will it be? ऐसा नहीं है, cause of action, The event from which you will start the action or incur in. due to which cause the action is not taken। cause of action, आप जो आज के दिन में एक्शन ले रहे हो वो किसकी वजह से आपने एक्शन लेना शुरू किया, ये क्यों ले रहे हो एक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे डेथ की वजह से आप रिकवरी कर रहे हो ना। अगर डेथ नहीं होता तो आप आज के दिन उसको, वो तो रेगुलर चल रहा है नॉर्मल बिलिंग में, तो डेथ के बाद कोई भी लायबिलिटी है 2 साल तक आपको उसका रिकवरी स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं स्टार्ट किया तो यू कैन नॉट रिकवर आफ्टर 2 years। तो इट इज इंपॉर्टेंट। 33 हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी है, डिलीटेड नहीं है, हमारे लिए भी, मतलब नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी है, बाकी लोग के लिए भी। नहीं देखिए, अभी आदमी मर गया, अभी हम लोग स्पेसिफिकली मेंटेनेंस बिल क्या होता है, बहुत सारा सोसाइटी आदमी मरने के बाद हमको नहीं पता है किसके नाम से मेंटेनेंस बिल रेज करना। वो तो आदमी मर गया तो मैं उसके नाम से बिल क्यों आज के दिन रेज करूं, तो वो डिसकंटिन्यू करता है, कोई बिलिंग ही नहीं करता, बंद कर देता। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउसिंग सोसाइटी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई कॉर्पोरेट में वगैरह कुछ ड्यू रहेगा, कुछ लोन के व्हाटएवर द केस मे बी, दे probably may not go to the next step of identifying who is the legal heir, identifying who is liable to pay this amount, whether liability stands on him or not। ये सिविल मैटर है ना, it's not a criminal matter। क्रिमिनल में क्या है, एक आदमी मैंने खून किया तो मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे के नाम से वो खूनी करके अक्यूज में नहीं जाएगा, मेरे साथ में मर जाएगा। बट सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल में मैंने कुछ उधारी लिया, किसी से कुछ काम किया या कहाँ से लोन लिया, तो लीगल हेयर्स विल बी लायबल टू पे बैक दैट लोन। तो उस मामले में लिखा है कि कभी भी कुछ भी आपका रहेगा 2 साल के अंदर शुरू करो। आपने छोड़ दिया, लापरवाही रख दिया, 2 साल में नहीं किया, यू मे नॉट बी एबल टू क्लेम आफ्टरवर्ड्स। अंडरस्टूड? 33 बोलता है। नाउ गो टू 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। इंसॉल्वेंसी, एनीथिंग कंटेंट इन द प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, कंक्लूजन और एनी corresponding law and the dues of a society from a member in insolvency proceedings against him shall rank in order of priority next to the dues payable to the government or local authorities। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट। हाँ, कोई भी ड्यूज है किससे भी रिकवर करना है और वो पर्टिकुलर सोसाइटी इंसॉल्वेंट हो गई, सोसाइटी के पास कुछ पैसा नहीं है, वाइंडिंग अप कर रहा है, वाइंडिंग अप लास्ट में पढ़ेंगे हमको, वाइंडिंग अप होते समय सब कुछ बंद हो गया, जैसा रजिस्ट्रेशन बर्थ है वैसा वाइंडिंग अप डेथ है। तो वाइंडिंग अप हो गया आपका इंसॉल्वेंट करने के बाद में, उस समय पे बहुत सारे सोसाइटीज का लायबिलिटीज हो सकते हैं। वो सोसाइटीज का लायबिलिटीज में आपका एक मेंबरशिप का जो ड्यू का लायबिलिटी है वो भी खड़ा रहेगा, सोसाइटी को जो मेंबर को देना है ना वो भी खड़ा रहेगा। बट ये सब चीजों में प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला जो भी अगर मेंबर से पैसा खरीद लेना भी आप, वो कहाँ जाएगा, पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, जो गवर्नमेंट को आपसे रिकवर करना है सोसाइटी, उस वाले रिकवरी आपको अकाउंट में जाएगा और वहां से गवर्नमेंट पहले ले लेगा। बाद में फिर सोसाइटी का इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालने के लिए पैसे फंड से जब जरूरत पड़ती है कि मुझे 200 करोड़ अगर मैं डालता हूं तो मेरा कंपनी इंसॉल्वेंसी से बाहर आ जाता है। बट वो 200 करोड़ तभी स्टार्ट होगा, जीरो कब से स्टार्ट होगा, जब पूरा गवर्नमेंट का ड्यूज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपका जीरो से स्टार्ट होगा। आपका रिकवरी 150 करोड़ हुआ होगा 200 में से, बट गवर्नमेंट का डेट 50 करोड़ रहेगा, तो 150 करोड़ में से 50 करोड़ चला जाएगा, फिर आपके कंपनी के अंदर 100 करोड़ ही आज के दिन में, और आपको और 100 करोड़ लेके आना है 200 करने के लिए, देन यू विल कम आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। बट मुश्किल है नहीं है ना, मेरे को समझ में आया तो आपको भी आया, सिंपल है, कुछ नहीं है। फाइन। 34, व्हाट इज 34? इंसॉल्वेंसी ऑफ सोसाइटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। सोसाइटी का इंसॉल्वेंसी पीछे आए, पीछे के 35 इज व्हाट? एक्सपल्शन ऑफ मेंबर। अभी 35 हाउसिंग सोसाइटी के लिए भी एप्लीकेबल है, बाकी सोसाइटीज के लिए भी। A society may by resolution passed by majority of not less than 3/4 entitled to vote or present at the general body meeting for the purpose
expel a member for acts which are detrimental to the interest and proper working of the society. 4 लाइन है, ये 4 लाइन के अंदर 8 मीनिंग है. लाइन 4 ही है, बट इसके अंदर आप बराबर से एक-एक कट करके पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या-क्या डिफरेंट चीजें उभर के आता है. ये सब चीज, बहुत सारा चीज इसके अंदर आपको कवर होगा. देखो, सोसाइटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल में, व्हाट डज मे मीन? क्या नहीं, में करना है तो कर सकता, नहीं करना है तो छोड़ भी सकता. मतलब एक्सपल्सन करना है, नहीं करना है, वो किसके हाथ में है? सोसाइटी के हाथ में. कमिटी में, सोसाइटी के हाथ में. सोसाइटी में, कमिटी में नहीं लिखा. सोसाइटी में, सोसाइटी का में मतलब who is which is society? What is society? जनरल बॉडी. सोसाइटी में जनरल बॉडी. ये याद रखना कभी भी. कुछ fill in the blanks, match the following में पूछेगा तो सोसाइटी मींस जनरल बॉडी. सोसाइटी इज नॉट कमिटी. सोसाइटी मींस जनरल बॉडी. तो सोसाइटी में का मतलब सोसाइटी डिसाइड कर सकता है एक्सपेल करना है कि नहीं करना. बाय रेजोल्यूशन पास्ड. Without resolution you cannot expel. Second part. First part is you can decide whether to expel. Second part is resolution is compulsory. Third part is by a majority of not less than 3/4. By a majority of not less than 3/4 of the members entitled to vote who are present. 3/4 of the member to be present. मतलब ये थर्ड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन क्या है? 75% मेंबर्स उस पर्टिकुलर मीटिंग में. 100 लोग हैं तो 75 लोग वो मीटिंग में होना चाहिए. एंड वो कौन सा मीटिंग है? जनरल बॉडी मीटिंग. फोर्थ, हेल्ड फॉर द पर्पस. इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर एजेंडा मतलब वो पर्पस वही होना चाहिए और कोई पर्पस के लिए जनरल बॉडी नहीं बुलाना चाहिए. स्पेशल जनरल बॉडी. पांचवा चीज हो गया. अभी नेक्स्ट, expel a member for acts which are detrimental to the interest of proper working of the society. तो इसके बाद में एक्सपेल हो सकता है. 3/4 का मेंबर प्रेजेंट रहेंगे, रेजोल्यूशन पास होगा मेजॉरिटी के हिसाब से, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगा. और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में भी आप ऐसे ही अपने मर्जी से, मनमर्जी से या आपका ईगो मसाज करने के लिए किसी को एक्सपेल नहीं कर सकते हो. कभी एक्सपेल कर सकते हो व्हेन इट इज डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट or proper working. Whether it is detrimental to the interest or proper working. How do we know that whether it is detrimental to the interest or not? कैसा मालूम पड़ेगा? बायलॉ में जाना पड़ेगा. हमारा बायलॉ में ऑब्जेक्ट्स. Again we will go to objects. ये सोसाइटी किसके लिए बना, इसका एक्टिविटीज क्या है, क्या करना चाहिए, फंडामेंटली हमको क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट के हिसाब से जो हमने शुरू में किया था कि 2-3 क्लास हमको हर समय देखना चाहिए. अगर ये सब चीज़ों में कोई दखल देता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, then only he can be expelled. Not just because. अच्छा, मेरे को अभी एक सवाल का जवाब दीजिए. एक डिफॉल्टर को आप एक्सपेल कर सकते हो? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? एक डिफॉल्टर है, उसको क्यों नहीं आप एक्सपेल कर सकते? अभी तक आप मुद्दे में आंसर नहीं कर रहे. उनका आंसर शायद राइट होगा. पैसा का प्रॉब्लम है तो उसको आपने अभी तक जवाब, मेरा सवाल का जवाब डायरेक्ट एक्चुअल में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं मिला. वो नहीं है. इसको दैट इज उसका आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ वो नहीं पूछा. मैं पूछ रहा हूँ आप डिफॉल्टर को कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं. कोऑपरेटिव के ऑब्जेक्ट को ये नहीं कर, अवॉइड नहीं कर. कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर. और पढ़ो ना. वर्किंग, अगर सपोज वो पैसा नहीं भरने की वजह से वो 10 साल से डिफॉल्टर है, आपका सोसाइटी काम नहीं कर पा रहा, सही प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रहा आपका कंपनी में, तो उस क्लास में आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं, सोसाइटी तो क्लेम करेगा ही ना, बिल तो डालेगा ना. रिकवरी करके नहीं बोला यार, रिकवरी बोला ही नहीं. प्रॉपर वर्किंग
प्रॉपर वर्किंग के क्लॉज में अगर आप दिखा सकते हो तो शायद आप कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि जनरल बॉडी हैज टू फर्स्ट डिटरमाइन। रिकवरी के लिए तो अलग प्रोसीडिंग है ना, वो करके वो पैसा नहीं दे रहा है सर, रिकवरी नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा है, किधर भी जाए कुछ नहीं कर रहा है, वो प्रोसीडिंग्स अलग है। मैं एक्सपेल्शन का बोल रहा हूँ। देखिए, इट डजंट मीन दैट इफ यू आर एक्सपेलिंग अ मेंबर देन योर रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल स्टॉप। आपको ऐसा अगर आपका दिमाग में आप सोच रहे हैं कि आप जैसा आपने बोला कि रिकवरी मैंने उसको एक्सपेल कर दिया तो मेरा रिकवरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका रिकवरी तो चालू रहे, रिकवरी प्रोसीडिंग्स मेंबर का चालू रहे, क्योंकि उस वाला फ्लैट के सामने उस सोसाइटी का जो लायबिलिटी है वो हम लोग रिकवर कर रहे हैं। भले आज के दिन वो मेंबर नहीं है, बट ऑक्यूपायर या उस समय जब भी डिफॉल्ट किया तो तभी था मेंबर, हम लोग पास्ट ड्यूज ही रिकवर कर रहे हैं उसके हिसाब से। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेट्स नॉट गो टू डीप इनटू इट। मेरा इतना था कि कॉस्ट जो है, अगेन कॉस्ट ऑफ एक्शन में डिटरमिनेंट टू द इंटरेस्ट और प्रॉपर वर्किंग, इसके अंदर अगर कोई क्लॉज बैठ सकता है कॉस्ट ऑफ एक्शन, तो हम लोग एक्सपेल्शन का जनरल बॉडी बुला सकता है। वेदर दैट जनरल बॉडी अप्रूवल विल बी गिवन बाय द रजिस्ट्रार और नॉट, इट्स अ सेपरेट। जनरल बॉडी पास करने के बाद में इमीडिएटली एक्सपेल नहीं होता है। जनरल बॉडी रेजोल्यूशन होने के बाद में यू पास अ रेजोल्यूशन एंड यू हैव टू सेंड इट टू द रजिस्ट्रार एंड द रजिस्ट्रार विल कॉल फॉर अ हियरिंग। उसके बाद द रजिस्ट्रार विल डिसाइड वेदर यू हैव प्रॉपर्ली और आइडेंटिफाइड द कॉज, और आप जानबूझ के किसी को आइसोलेट करते, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसे न्यूसेंस लोग क्रिएट करने वाले है रहता है, एक सिंगल आदमी रहता है, बहुत सारे लोग आता है, हम लोग 80 लोग हैं, 150 लोग हैं, 149 एकदम अच्छा है, एक ही आदमी है जो बहुत परेशान कर रहा है सर। हर एक उसको निकालना है अपने को सोसाइटी से। हर एक सोसाइटी में ऐसा रहता है, एक इंसान अभी वो एक इंसान हर सोसाइटी में रहता ही है, होना ही चाहिए, नहीं तो सोसाइटी नहीं है, नहीं तो इट इज नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट मे बी सम अदर सोसाइटी, बराबर है। तो वेदर दैट पर्सन कैन बी रिमूव्ड, यू मे एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, बट अल्टीमेटली रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी विल डिसाइड वेदर दिस पर्सन कैन बी एक्सपेल्ड और नॉट। प्रोविजन है, आंसर इज यस, प्रोविजन है। सर आफ्टर एक्सपेलिंग द मेंबर, एक्सपेलिंग बिकॉज़ दे क्लोज द बेसलाइन नहीं कर सकते। नहीं अभी क्या है ना, अगेन ऑल दिस थिंग्स अभी हम लोग इतने साल तक जो हम लोग सपोज 20 साल पहले या 15 साल पहले कुछ हम लोग ने एक्ट का प्रोविजन पढ़ा और हम लोग ने वो समझ लिया और हमारे दिमाग में वो चला गया कि ये चीज, एक पर्टिकुलर चीज हम लोग नहीं कर सकते। बट क्या है, एक्ट्स कितना भी कायदा ना इवॉल्व होता है, एवरी 3rd ईयर 4th ईयर में कुछ ना कुछ नया कुछ इंसिडेंस होता है, कोई ना कोई नया रेट पिटीशन जाता है कोर्ट में, कोई गवर्नमेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने कुछ नया डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है तो उसकी बेसिस पे हो जाता है, या फिर कोई ऐसा कोई बड़ा देश को इफेक्ट करने वाला कोई सिचुएशन आता है जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया, उसकी वजह से पूरा एक्ट वगैरह बदलता है, चेंज होता है, अमेंड होता है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो शुरू में हमको लगता था कि हवा, पानी ये सब फंडामेंटल राइट है, एसेंशियल है, किसी का कुछ कट नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है, आदमी भरे नहीं भरे कुछ भी आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो, ऐसा हम सोचते थे। बट 1 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप जानबूझ के पैसा नहीं भर रहे तो आपको पानी का हक नहीं है। आप जानबूझ के पैसा रुका रहे हो सोसाइटी का और उसके बाद में बोलते हो मेरे को एसेंशियल कमोडिटी मिलना चाहिए, तो आप जो हक से मांग रहे हो सोसाइटी को भी वो हक से पैसा दो। ये ऑर्डर है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, चैलेंज नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करने के लिए गया, उसको बाहर का बाहर से फेंक दिया, बोला मैं नहीं लेगा, जो हाई कोर्ट बोलता है वो सही है, डिलीट किया, मतलब उसको डिसमिस कर दिया, एडमिट ही नहीं किया, वो गया था उधर, तो उसने बोला नहीं, इनको लगता है वो कंज्यूमर उसमें इसमें गया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, बाद में बोलते मेरा ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। हाई कोर्ट बोला कोई इतना बड़ा बात मत करो, तुम सोसाइटी का पैसा भरो पहले, यही वर्ड यूज किया, तुम बहुत बड़ा जार्गन यूज मत करो, सोसाइटी का पैसा है वो भरो, ऑटोमेटिकली सब आपको रिस्टोर हो जाएगा, सब चीज का मैं भरता नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पानी वानी नहीं काट सकता है, बट अगेन इट इज नॉट ए जनरल सब्जेक्ट कि आप किसी के भी 2 महीना 3 महीना पैसा नहीं भरा तो बोलेंगे कि पानी काट दो, वैसा नहीं। You have to, those things have to go to the court only. You cannot take the decision on your own. अगर किधर भी बड़ा डिस्प्यूट है
और वो बड़ा डिस्प्यूट का पहले एक कोर्ट का ऑर्डर आया, इसके वजह से उस कोर्ट का ऑर्डर को मैं प्रेसिडेंस करके गिरता हूँ और मैं तुम्हारा भी पानी काट देता हूँ। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो थाने का कोई सोसाइटी है, वो थाने का सोसाइटी बोलेगा वो थाना में अगर काट सकते तो मैं नवी मुंबई में भी पानी काट सकता हूँ, ऐसा नहीं। So you have to create, you have to build that case, you have to 1, 2, 3, 4 स्टेज में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट या हाई कोर्ट में जाओगे बोलोगे आपने उसको ऑर्डर दिया मेरे को भी ऑर्डर दो, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, हायरार्की जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 स्टेज में जाना पड़ेगा। बट क्या है मुद्दा ऐसा है कि हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? पहले हम जो सोचते थे नहीं हो सकता है, अभी हो सकता है। सर इस पे एक जस्ट जनरल डिस्कशन चल रहा है, मेंटेनेंस और ये सब जो नहीं बढ़ते हैं। हम लोग की सोसाइटी में एक केस चल रहा है फ्रॉम 96। द ड्यू तो 2 फ्लैट जो कंस्ट्रक्ट हुआ था उसका असेसमेंट 80 to 84 से कुछ असेसमेंट हुआ था। द असेसमेंट चार्जेस वेयर द डिफरेंस वी वर चार्जिंग देम ओनली 100 रुपीज ऑफ डिफरेंस। 2 फ्लैट में से एक फ्लैट वाला दे रहा है वो और दूसरा वाला नहीं दे रहा है। अभी तभी से लेके अभी तक हर महीने का 100 रुपये का डिफरेंस था।